आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हित प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम। शुभ स्वागतम। एक शख्सियत जिसकी यात्रा बहुत ही दिलचस्प रही है, वो पेंटर हैं, एक्टर हैं, ड्रामा कोच हैं और हैं निर्देशक। 2007 तारे ज़मीं पर इस फिल्म के वो क्रिएटिव डायरेक्टर रहे। तारे ज़मीं पर साल 2011 में उन्होंने बनाई स्टैनली का डिब्बा। लाइफ बहुत सिंपल है, गोल गोल मत बोल। 2014 में उन्होंने बनाई हवा हवाई और 2017 में आई स्निफ। साल 2021 उन्होंने बनाई फिल्म साइना। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। हम बात कर रहे हैं जाने माने अभिनेता, लेखक, निर्देशक, पेंटर और ड्रामा कोच अमोल गुप्ते की। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज हम एक ऐसे मजे हुए कलाकार के सामने बैठे हैं जो फिल्म राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और हैं एक्टर। एक साथ कई प्रतिभा के धनी। बच्चों के सिनेमा के लिए जो उन्होंने उम्दा काम किया है, इसके लिए हम सब इनके शुक्रगुजार हैं। ये बेहद प्रतिभाशाली कलाकार हैं अमोल गुप्ते साहब। अमोल गुप्ते साहब, आपका हम स्वागत कर रहे हैं विविध भारती की टीम के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हम शुरू करते हैं सिलसिला फिल्म तारे ज़मीं पर यहीं से, क्योंकि ये फिल्म हम सबके दिल में बसी हुई है और ये एक ऐसी फिल्म है जो बच्चे नहीं बल्कि बड़े भी इस फिल्म के साथ मुस्कुराए, इमोशनल हुए। तो इस फिल्म को लिखने की प्रेरणा आपके पास कहाँ से आई, विचार कैसे आया? मैं एक बच्चों का वॉलंटियर हूँ, आप कह सकते हैं मुझे, मैं चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हूँ जी। क्योंकि बच्चों में बैठा रहता हूँ, सदियों से बैठा हूँ और उनकी जो टीस है वो प्राउड वर्क तक पहुँचाने का जिम्मा मुझे ऐसा लगा मुझे निभाना चाहिए। तो लगभग 5-6 साल मैं डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन कहूँगा, अपंग नहीं कहूँगा उनको, और उनकी जो जीवन रीति है, जो रेखा है, वो कितनी धुंधली कर दी है प्राउड वर्क ने। बिल्कुल। ये देखकर मुझे अचंभा हो गया कि क्यों कोई प्राउड फिल्म मेकर या कोई ऐसा इंसान जिसके हाथ में माइक थमा दो तो दुनिया जाग जाए, ऐसा क्यों कोई कर नहीं रहा। तो लगभग 5-6 साल बच्चों के साथ बैठकर उनकी जो गतिविधियां होती हैं, उनकी जो त्रुटियां हैं, तो उससे क्या होता है कि वो आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप उनकी हाइट पे बैठकर आप देखेंगे नहीं। आप ऊपर से देखते हो सदा, तो ऊपर से कुछ नहीं दिखता आपको। फिर आप उसको बहुत आसानी से काट देते हो बच्चों को, तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, बैठ उठ, ये वो। तो उनकी कहानी ले आनी थी, इसीलिए ये सारी जद्दोजहद जो है। जी बिल्कुल। इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर भी आप थे जी। तो उससे जुड़ी हुई कोई बात याद साझा करना चाहेंगे? दर्शील जो बाल कलाकार थे, उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप? बात यह है कि मेरे पास जो किरदार है ईशान नंद किशोर अवस्थी, जो दर्शील ने बखूबी निभाया, वो मेरे पास ऐसे लगभग 200-250 ईशान थे जिनके बीच में बैठता था। तो मेरा रेफरेंस पॉइंट बहुत तगड़ा था कि अगर कुछ गलत करे एक्टर अपनी समझ से, तो उसको राह दिखाना कि ये ऐसा नहीं होता, ये बचकाना लगेगा,
हंसेगा, बच्चा है, बचकाना काम ना करे, नहीं तो और भी लोग हंसेंगे कि अरे ये तो बहुत ही बचकानी बात है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ना, ध्यान देकर उस बच्चे को गाइड करना, सारे एक्टर्स को, या जो फिल्म की गतिविधि है उसमें कोई गलत साज ना छिड़ जाए, जी जी, रॉन्ग नोट ना हो। तो जैसे गार्ड डॉग बिठाते हैं आप जी, तो उस गार्ड डॉग का काम मैंने अपने ही बनाए हुए बच्चे तारे ज़मीं पर के लिए वो निभाया मैंने। जी। यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं, इसी फिल्म का गाना सुनवाएंगे श्रोताओं को या कोई और? नहीं, कोई आप डिसाइड कीजिए। तो बात तारे ज़मीं की चल रही है, यही गाना सुनते हैं। ठीक है फिर। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए तारे ज़मीं पर। और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। झिलमिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले, जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके हैं पवन के, है ये घुंघरू जीवन के,
ये तो सुर है चमन के खो न जाए, तारे जमीन पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलके जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूखे होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत हो बड़ी, जैसे जैसे मन मुझे जैसे बैठे बैठे मीठी सी छपरी, जैसे कानों में सरदम हरदम बजती रहे। खो न जाए, 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 खो न जाए। इस गाने के बाद कहीं हमने सुना है और पढ़ा है आपके बारे में, जमीन के तारे फिल्म की बात आप करते हैं। ये फिल्म आपने देखी थी? मेरे बचपन में देखी थी मैंने जी। टीवी पे देखी थी। तो इससे जुड़ी हुई कोई बात है जो हाँ। तारे जमीन से कहीं लिंक करती है? दो चीजें हैं, एक तो ये था कि मैं भी वो ईशान की उम्र का था, जी हाँ 8-9 साल का रहा होऊंगा, और तब बॉम्बे टीवी नाम की चीज होती थी। जी। शाम को 6 बजे शुरू होते थे, 10 बजे बंद हो गया। 4 घंटे का जो है जी। उसमें एक मराठी समाचार, एक हिंदी समाचार, एक अंग्रेजी समाचार, 10-10 मिनट, दैट्स इट। और फिर सारे कल्चरल प्रोग्राम्स, और शनिवार और रविवार को फिल्में। शनिवार को मराठी फिल्म क्योंकि मुंबई था, जी। और रविवार को हिंदी फिल्म। तो ऐसे एक रविवार के दिन मैंने, अभी हम लोग 188 फ्लैट्स थे हमारी जी। सोसाइटी में, भीमा नगर में, अंधेरी ईस्ट में। जी। तो 188 फ्लैट में सिर्फ 2 टीवी थे तब। ओह। तो कम्युनिटी वॉचिंग हुआ करता था। हाँ हाँ। तो ऐसे ही मुझे याद है, ये 3rd फ्लोर की आंटी थी, जी जी उनकी माल मत्ता अच्छी रही होगी क्योंकि उनके घर पे अच्छा टीवी था। जी। और सारे बच्चे उनके घर पे जाके अपनी जगह पकड़ लेते थे और जी। फिल्म देखते थे संडे को, या गुरुवार को छाया गीत देखते थे, अच्छा। या सोमवार को इनविजिबल मैन एक अंग्रेजी सीरियल हुआ करती थी, वो जी। देखते थे, काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो वगैरह ये जी। सब। तो ऐसे टाइम पे ये फिल्म शुरू हो गई शाम के 6 बजे, और 9 बजे तक रो रो के हालत खराब हो गई, क्योंकि वो हनी और डेजी जो बाल कलाकार थे तब के, उनके माँ बाप चल बसे किसी के जी। कैरेक्टर के, और किसी ने बोला कि आपके माँ बाप तो उधर वो हिमालय के उधर पहुंच जी। गए। तो अनवर हुसैन नाम के जो एक्टर, जो नरगिस दत्त के हाफ ब्रदर थे, जी। उन्होंने वो किरदार निभाया ट्रक ड्राइवर का। वो उन बच्चों को लेके जाते हैं जी। कि हाँ ठीक है मैं तो, जाते जाते वो फिलोसॉफिकल हो जाती है फिल्म। जी। मालूम है कि माँ बाप तो वापस लौटने वाले नहीं है, ना उधर बैठे हैं, पर वो जो जर्नी है बच्चों की के अपनी माँ बाप की तलाश में, वो बहुत ही
ही मूविंग जर्नी थी। जी जी। ये मराठी में तो आम अच्छी अच्छी फिल्में होती थी, शाम ची आई वगैरह, तो रो रो कर बेहाल हो जाते थे हम लोग। बिल्कुल। कि शनिवार रविवार का जो किस्सा सुना रहा हूँ मैं, टीवी में जैसे एक सब नीचे ग्राउंड पे बैठे हुए हमारे बच्चे, सामने दृश्य है ना, जी। तो जब देख रहे हैं और रो रहे हैं बच्चे, क्योंकि बहुत भावुक हो जाते हैं बच्चे, जी, जी। जिस तरह से वो कथानक होता है। तो बहुत जल्दी मैंने पहले समझ लिया कि रोना रुलाना उसमें कोई शर्म नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो असली बात हो रही है, इसीलिए आपके दिल को छू रहा है। जी, तो जी। अगर इस तरह से कंटिन्यू करो, अपना मुकाम रखो कि इतना सच बोलो कि सामने वाले की आंखें नम हो जाए, दिल तक बात पहुंच बड़ी जाए। बात हो जाएगी। जी बिल्कुल। वो एक लर्निंग लेसन है। जी। तो वो तो हुई बात जमीन के तारे। नाम नजदीक में है, जी। पर वो असली नाम जो खींच निकाला वो गुलजार साहब की, जब तारे जमीन पर चलते हैं आकाश जमीन हो जाता है। क्या एक रात जो चांद नहीं, वो चांद वहीं सो जाता है, ऐसा पल भर की ऐसा। तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चा जो है इधर इतना क्यों नहीं दिख रहा लोगों को, प्राउड वर्क की आंखें क्यों इतनी धुंधली है। जी। अरे क्योंकि वो तारा जो टूट के गिरा है वो जमीन पे गिरा है और दिन में नहीं दिख रहा। जी बिल्कुल। तो इस तरह से उसका मेटाफर जो कहेंगे जी। कि ऐसा भी ना हो कि सीधा वाहियात से सजेशंस आए थे उस टाइम, होमवर्क इस तरह से फिल्म के नाम के लिए। लेकिन ये तो बेहतरीन मैंने नाम कहा कि कुछ उसमें पोएट्री नहीं है। हाँ जी। तो इतने उम्दा कवि हैं, जी। शायर हैं गुलजार साहब, तो उनको मद्देनजर रख जी, उनसे उधार भी हाँ, ले उनको सकते हैं। उधार लेकर, हाँ। उनके लिरिक्स की तरह ही थोड़ा सा उधार लेकर जी। यहाँ पर रख दिया। और बेहतरीन नाम रखा। लेकिन आपने जो दृश्य खींचा है, ये ऑडियो माध्यम है लेकिन दृश्य खींचा है, हम सबको अपना बचपन याद आ गया कि जी। टेलीविजन देखने के लिए दूसरे के घर जाकर और एक साथ बैठ के रोना। तो ऐसी तमाम फिल्में आपने बनाई हैं। एक फिल्म है स्टैनली का डब्बा, जी। जो हम सबके दिल के बेहद करीब है। हमें उम्मीद है कि आपके दिल के बेहद करीब होगी। बेहतरीन फिल्म है। सबसे और करीब है ये। जी। और उसमें तो आपका पूरा परिवार है, आप भी हैं, दीपा जी हैं और पार्थो जी हैं। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले उस फिल्म के बारे में बताइए कि बच्चों की कहानी है, बड़ी संवेदनशील कहानी है। उसे ये कहा गया है कि कॉमेडी फिल्म है, लेकिन इतनी संवेदनशील कैसे आपने ये बनाया, इसके बारे में बताइए। एक खड़ूस टीचर आप उसमें नजर आते हैं, जबकि बड़े संवेदनशील और बहुत नम्र विनम्र व्यक्ति मेरे पास हैं। कोई चारा नहीं था, क्योंकि जिस तरह से फिल्म बनी है, ये इसकी एक लंबी सी छोटी कहानी है। जी जी, बताएं आप। ऐसा है कि तारे ज़मीं पर तो रिलीज हो गई थी, बहुत सारी कठिनाई थी मुझे। तब अगली फिल्म में शुरू करने वाला था जिसका नाम था सपनों को गिनते गिनते। सपनों को गिनते गिनते। बाद में नया नाम देके मैंने हवा हवाई बनाई, जी। वो भी एक अलग किस्सा है। तो ये बनते बनते रह जाती थी। तो मुझे ऐसे समझ में आ गया कि अड़चने आने वाली है, क्योंकि अगर मैंने फिल्म बना दी तो बहुत सारे दावे थे कि मुझे आता नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो ये फिर वो मन गढ़ंत नहीं रहेगा, वो सचमुच हो जाएगा कि इसको सचमुच नहीं आता, इसलिए वो एक बना के हो गया। तो वो तो नहीं बन रही थी, नाम नहीं लूंगा किसी का, पर शुरू होते होते रुक जाती थी बड़े बड़े लोगों के साथ, क्योंकि तारे ज़मीं पर का जिसने आकार दिया है उसके पास तो लोग आने ही है, वो कोई नई बात नहीं है। हालांकि आके फिर मुकर जाना, ये क्यों मुकर रहे हैं, तो डेविड और गोलायत वाली कहानी है। पर ये कहने के बाद मुझे समझ में आ गया कि ये तो सीधा नहीं होने वाला, तो या तो मैं अनाउंस ही ना करूं कि मैं फिल्म बना रहा हूं, तो एक कार्यशाला की तरह शनिचर से शनिचर, रविवार को भी नहीं, जिस स्कूल में मैं था, होली फैमिली हाई स्कूल, वहां मैंने उनके प्रिंसिपल से बात की, और मेरी स्नेही बहुत बड़ी मेरी माँ जैसी मिसेस आशा कपूर, जो मेरी हेड मिस्ट्रेस थी, जो चौथी में मुझे उन्होंने जूनियर स्कूल कैप्टन बनाया था, क्या बात है। तो उनके थ्रू मैंने ये वर्कशॉप शुरू किया उस स्कूल में। तो सैटरडे टू सैटरडे 9 बजे से 12:30 तक 3.5-4 घंटे लिपट करते थे, और 1.5 साल चला। उसमें से ये बनी है फिल्म। तो उस स्कूल के ही बच्चे हैं, मेरा पार्थो भी उधर ही बैठा हुआ है, और ये हम लोग मुहिम जो चला रहे थे उसमें जिसने हाथ बटाया, जैसे दिव्या दत्ता है, जी हाँ। उन्होंने प्यार से आके मतलब सरेंडर कर दिया कि मुझे कहो कौन से सैटरडे आना है और मैं मजे से आके मैं करूंगी, और स्क्रिप्ट दिखाओ। तो मैंने उनको चौथी कक्षा का अंग्रेजी टेक्स्ट बुक दे दिया। बोले ये स्क्रिप्ट है, कि बच्चों को तो मालूम है, वो जानते हैं, पर आप नहीं जानती, तो ये आपकी स्क्रिप्ट है, आपको रटना है तो रटिए, बच्चे रटेंगे नहीं। मेरे
सेट पे कभी बच्चे को पेपर हम देते नहीं हाँ, रटने के लिए, सही बात। उसको अपना लाइन अपना बना देता है वो रिहर्सल में। तो ऐसा ये जो चला, जो मुहिम चली, तो मैंने सोचा कि जुत्सी जो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, राजेंद्र नाथ जुत्सी, राज जुत्सी, जी, राज जुत्सी। तो वो जुत्सी को वो खड़ूस का रोल मैंने दे दिया था। पर ये सैटरडे टू सैटरडे वो कमिट नहीं कर पा रहा था। मतलब यार अमोल तू क्या बोल रहा है कि 6 महीने वो हर सैटरडे, कभी मैं वहाँ हिमाचल में शूटिंग कर रहा हूँ, कभी कैसे होगा यार। तो मैं बोला अभी मैं क्या करूँ, शनिचर तो जा रहे हैं वन आफ्टर द अदर। तो मैं बोला ठीक है, मुंह में पान डालो, बाल में थोड़े से तेल लगाओ और कैमरा को 10:30 के बाद फ्लिप कर दो जी जी, और खड़ूस बन जाओ। वो हिसाब से मैं खड़ूस बन गया उसमें। हालांकि मैं इतना खड़ूस आदमी नहीं है, पर एक्टर हूँ, बचपन से एक्टिंग किए जा रहा हूँ, तो उतना तो मेरे लिए आसान था। पर ये स्टैनली का डब्बा जो इतनी खास जो बनी है, क्योंकि ना उसमें लाइट थे ना कुछ था, सिर्फ 3 लोग थे और एक 7D कैमरा था, जिसको मतलब आप कहेंगे तो वो आपके घर का कैमरा है, पर उसको किस तरह से इस्तेमाल करना, कहाँ से लाइट आ रही है, कैसे खूबसूरत करना। एक तो खाने को खूबसूरत दिखाना है, जी बिल्कुल, बच्चों को खूबसूरत दिखाना है, तो ब्यूटी जो लानी है सिनेमा की, उस कक्ष में, उस वर्ग में, उस क्लासरूम में, वो हमने कर दिखाया। अमोल गोले जो मेरा स्टिल फोटोग्राफर था तारे ज़मीं पर के टाइम और असिस्टेंट था, तो वो कैमरामैन बन गया, डायरेक्टर बन गया। अभी तो उसकी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म एज अ डायरेक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर। तो लोग सीखते हैं जब आप कॉर्नर में, अगर आपको खाना ना मिले तो आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, अगर भूखा किसी को मरना नहीं है। जी बिल्कुल सही बात। तो वो निकल पड़ी स्टैनली का डब्बा, और पार्थो को तो खैर नवाजा गया, पुरस्कार भी मिला, वो नेशनल अवार्ड मिला, फिल्म फेयर मिला, स्क्रीन अवार्ड मिला, क्या बात है, बिग स्टार एंटरटेनमेंट और सब सारे जितने अवार्ड्स हैं, वो एक ही, मतलब जो कोई हिंदी फिल्म स्टार जिसकी आशा रखता है वो सब 10 की उम्र में वो घर ले आया। क्या बात है, ये तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और सच कहें तो ये फिल्म हमने भी जब देखी थिएटर में तो आंसू से तर थे, और सच कहूं तो उसी समय मेरा बेटा छोटा था, स्कूल जाना शुरू किया था, तो मैं अपने बच्चे से रोज पूछती थी कि बेटा टिफिन तुम्ही ने खाया या कहीं टीचर या कोई और बच्चे ने तो नहीं खाया। तो मेरे बेटे ने फिर एक दिन तोतली आवाज में कहा कि मम्मा ये सवाल आप रोज क्यों पूछती हो कि टीचर ने खाया, टीचर ने खाया। तो वो ये आपकी एक्टिंग की सफलता थी, आपकी फिल्म की सफलता थी कि हमारे जहन में नहीं दूसरी एक सफलता है, मतलब वो क्यों वो किरदार इतना अच्छा मैं निभा पाया, क्योंकि मैं खड़ूस नहीं हूँ लेकिन भुक्खड़ जरूर हूँ। खाने में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। क्या बात तो मैंने अपने आप को एक मौका दे दिया, क्योंकि ऐसा होता था कि जब ये वर्कशॉप चलता था, कार्यशाला, तो 2 रिसेसेस होती थी, 4 घंटे में 2 रिसेसेस। तो एक डब्बा जो है आप घर से लाइए बच्चों, और एक डब्बा मैं दूंगा आपको, चाहे जो भी है, सैंडविच है, वड़ा पाव है, अच्छी मतलब साफ सुथरी जो स्नैक है वो। तो उनके डब्बों में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था जी। अच्छा। तो मैं पहली रिसेस उनकी होती थी, मैं बोला खोलो डब्बा। अच्छा। तो वो खोलो डब्बा के चक्कर में जो इतना इंटीग्रेट हो गया कथानक में, वो कैरेक्टर इतना बैठ गया, क्योंकि मैं भुक्खड़ था जी। और ये स्टैनली का डब्बा की जो कहानी है, तो मेरे बचपन में होली फैमिली में, मतलब आप सोचिए मैं 1970-71 की बात कर रहा हूँ, मेरे वर्ग में स्टैनली मंटेरो नाम का बच्चा था, और हम लोग का पहले सिर्फ 2 शिफ्ट में स्कूल चलता था, क्योंकि बिल्डिंग छोटी थी जी। तो सुबह का शिफ्ट और दोपहर का शिफ्ट, तो कोई खाना खा के दोपहर वाले आते थे और सुबह वाले जाके खाना खाते थे घर पर। ये एक नई बिल्डिंग बन गई, तो 9 to 4 स्कूल शुरू हो गया। वो मैंने कुछ दूसरा स्वाइन फ्लू का बहाना करके अपने कथानक में चेंज किया। वो लोग बिल्डिंग इमारत कौन शूट करेगा, बनती इमारत कहाँ से लाओ। तो ये नई इमारत आ गई, तो एक नया सरदर्द आया कि घर से आपको डब्बा लाना है खाने का। तो ये बेचारा स्टैनली जो है रोज आता था, तो टूटा फूटा एल्यूमिनियम का डब्बा था, जो खुलता था, जो उसकी महक थी वो अब तक मुझे याद है। मैं 63 साल का हूँ, तो वो सिर्फ आलू की रस्से वाली भाजी और 4 पूड़ियाँ रोज वही लाता था। लेकिन मैं कोशिश करता था कि एक पूड़ी मिल जाए उसकी। क्या बात है। इतनी सॉलिड मेमोरी है कि वो पूरी फिल्म बन गई, स्टैनली का डब्बा बन गया। और ये बच्चा क्या करता था, उसके गुर्बत में पला बच्चा था, तो उसके घर पे तो शायद खाना रोज बनता नहीं था। तो जब रास्ते से आता, ये हिंदू होटल था जहाँ पे जो टैक्सी वाले और ट्रक वाले खाना खाते थे, सुबह की निहारी करके निकलते थे, तो वो रोज वही आलू की सब्जी और पूरी, तो उसको दोस्त था उसका, वो उसको डब्बा दे देता था। तो सोचिए कितना नजदीक है, वो मेटाफोर नजदीक है। भूख की कहानी है, कहानी पॉलिटिकल है, बच्चों की भूख की कहानी है, लेकिन कैसे यूनिफॉर्म छुपा देता है कहानियों को। इसलिए यूनिफॉर्म जरूरी है, नहीं तो लोग अपना अपना ब्रांड कपड़ा पहन के इतराएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो इतने सारे बच्चों को आपने शूट किया, ये थोड़ी मुश्किल भी है, बच्चों
बच्चों की संवेदना का भी आपने ख्याल रखा, तो शूटिंग कैसे की आपने? उसके लिए क्या बच्चों को प्रलोभन देते थे, किस तरह से उन्हें मैनेज करते थे? वो मुझे सिखाते थे, मैं नहीं सिखाता था। अच्छा। क्योंकि मेरे पास कथानक है। हाँ। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि चलो ये कर सकते हैं कि साइंस की टीचर आई है जी और वो बहुत गुस्से में है, जैसे रोज रहती है जी। और साइंस की टीचर देखती है कि स्टैनली ने कोई एक अजीबोगरीब लाइट हाउस बना के प्रोजेक्ट की तरह लाया जी। है, तो कैसे उसको तोड़ देती है जी ये क्या कोथमीर डाली है, ये मालूम है कोथमीर का भाव क्या है, वगैरह वगैरह। जी। और वही जो उसके बाद इंग्लिश की टीचर आती है रोजी मिस, मतलब जी। ये अपनी दिव्या दत्ता, तो उसको इतना अच्छा लगता है वो। जी। तो फर्क आपकी आंखों में है। बिल्कुल। अभी लेफ्ट और राइट, पार्थो लेफ्ट हैंडेड है, तो मैं लेफ्ट हैंडेड बच्चे का बाप हूँ। Yes. और कितना लोग परेशान करते हैं लेफ्टीज को। तो जब पार्थो गिटार सीखने की इच्छा रखता था तो उसके टीचर ने बोला अरे उसको राइट हैंडेड बना देते हैं। ओह। मैं बोला क्यों भाई, उसको ऊपर वाले ने लेफ्ट हैंडेड बनाया, आप कौन होते हो? नहीं गिटार नहीं मिलेगा लेफ्ट हैंडेड। मैंने ढूंढ निकाला गिटार, अच्छा। मशक्कत हुई लेकिन गिटार मिली मुझे। जी तो एक लेसन था कि लेफ्ट राइट वाला, वो मैंने फिल्म में डाल दिया बिल्कुल। कि एक वो राइट हैंडेड बच्चा हमेशा कोनी मारते रहता है क्योंकि ये लेफ्ट हैंडेड है। जी। तो वो इंग्लिश टीचर के पास इतना आसान तरीका है, भाई जस्ट बदलो ना सीट, चेंज कर तो दिया। इसका लेफ्ट बाहर निकलेगा, आपका राइट बाहर निकलेगा, बीच में नहीं आएगा कुछ। तो इतने छोटे सोल्यूशन होते हैं बच्चों के, जी लेकिन आप तो उनके सर के ऊपर बैठ जाते हो जी जी। और अपना कराते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, ये कलर जी। है स्टैनली के डब्बे का, धीरे धीरे वो पेंटिंग बनता गया इस जी। तरह से। और एक सीख भी है, हम सबको पेरेंट्स को सीखना चाहिए कि बच्चों के संवेदना को समझे, उनके मनोविज्ञान को समझना वो चाहिए। तो हर फिल्म में करता हूँ मैं। जी बिल्कुल। मैं और बहुत प्राउड वर्क को बख्शता नहीं हूँ, जी जी, कोड़े लगाता हूँ। कटाक्ष खूब करते हैं। जी, एक गाना सुन लेते हैं फिर हम और बातें करते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना? मेरे पसंद का गाना है कि जैसे बच्चे सीधा बात करते हैं, जी वो कभी अराउंड बात नहीं करते प्राउड वर्क की तरह। जी तो सारे गाने मैंने लिखे हैं जी जी स्टैनली के। लाइफ बहुत सिंपल है, गोल जी, गोल बिल्कुल। मत बोल, जल्दी से इसको चख ले, चटकारे लेके डोल। तो डोलिए। सुनते हैं। लाइफ बहुत सिंपल है, गोल गोल मत बोल, जल्दी से इसको चख ले, चटकारे लेके डोल। लाइफ बहुत सिंपल है, गोल गोल मत बोल, जल्दी से इसको चख ले, चटकारे लेके डोल। मासूमियत का मौसम, दोस्तियों की धूप, रिश्तों के निकले पर है, कलियों का है लाइफ बहुत सिंपल है, गोल गोल मत बोल, जल्दी से इसको चख ले, चटकारे लेके डोल। नूडलों के ये धागे बांध दे तुम हमको, जिंदगी इसके आगे कुछ भी मुझको ना को। नूडलों के ये धागे बांध दे तुम हमको, जिंदगी इसके आगे कुछ भी मुझको ना को। बचपन की ये सवारी यूं ही चलती रहे,
बहुत सिंपल है, गोल गोल मत बोल, जल्दी से इसको चख ले, चटकारे लेके डोल। लाइफ बहुत सिंपल है, गोल गोल मत बोल, जल्दी से, अरे जल्दी जल्दी से, जल्दी से इसको चख ले, चटकारे लेके डोल। लाइफ बहुत सिंपल है, लाइफ बहुत सिंपल है। दरअसल स्टैनली का डब्बा एक ऐसी फिल्म है जो हमारे जहन में बस जाती है, तो थोड़ी सी इस फिल्म की चर्चा और करते हैं। इस फिल्म में पार्थो गुप्ते हैं, आपके बेटे जिनका जिक्र भी किया, और आपकी श्रीमती जी दीपा भाटिया ने भी एडिटिंग की है मेरे ख्याल से, उनके बारे में बताइए। और एडिटर भी है जी जी, तो कोई यादगार घटना आप बताना चाहते हैं, बताइए, उनसे जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए। अभी देखो, पार्थो होली फैमिली में नहीं था जी 8.5 की उम्र थी उसकी जी तो उसको छुट्टी मिलती थी शनिवार। जी। उन बच्चों को भी होली फैमिली में छुट्टी मिलती थी शनिवार। तो उसको एक छुट्टी का दिन जो मिलता था वो मैंने गपच लिया। अच्छा। मैंने बोला चलो उठो जाते हैं, पर एक बार उठने के बाद वो इतना आतुर हो जाता था कि वहां पहुंचूं, क्योंकि वो सारे बच्चे उधर मटर गश्ती जो अच्छा वहाँ 40-50 बच्चे हैं और मैं किसी को ऑडिशन नहीं करता बच्चे जी। को। तो मैं वर्कशॉप के मोड में, जैसे कार्यशाला हो कि ये अमोल जिसने तारे जमीन पर इतना हिमालय तक पहुंचा दिया, जी। वो आदमी है जो बच्चों को प्यार करता है, तो उससे आप एक वर्कशॉप लीजिए। जी। तो मैं पेंटर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, जी। एक्टर तो हूँ ही, थिएटर करता हूँ, एलिक्यूशनिस्ट, ये सारे जो जितनी जो बच्चों की जो हॉबीज जो होती हैं जो स्कूल में पालते हैं, वो सब लेके मैं उनके साथ वर्कशॉप करता था। जी। तो उनको ये पता ही नहीं चलता था कि कोई टेस्ट पे है। जी। वरना क्या होता है, 20 बच्चे एक के बाद एक आएंगे, ये मेरा लेफ्ट प्रोफाइल, ये मेरा राइट प्रोफाइल, ये मेरा मोबाइल नंबर, ये मेरा डायलॉग, ये मेरा ये मैं बेचारे। जी। तो मतलब 20-25 प्रौढ़ खड़े हैं और एक बच्चा बेचारा कैमरा को देख के कुछ बोल रहा है। जी जी जी। ये कितना अन्याय है। जी बिल्कुल। तो न्याय कैसे दूं बच्चों को कि उनको सिलेक्ट ना करो, वो जैसे हैं वैसे उनको एक्सेप्ट करो। क्या बात तो है। स्टैनली का डब्बा में जैसे वो पार्थो जाता था तो उसके नए दोस्त बन गए उधर, वहाँ के बच्चों हैं। जी। तो उसमें एक बड़ा लड़का था पीटर, अब जी। उसको तो मूछें भी आई थी। जी अब ये 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा तो लगता नहीं है, जी जी। पर वो रेगुलरली आता था बेचारा। तो बोला नहीं, इसको मैं बाहर कैसे रख सकता हूँ, उसको बिठा दो। जी। बोला कैसे बैठेगा, अरे भाई वो फेल हुआ है। अच्छा। तो पीटर द रिपीटर का एक कैरेक्टर था, जी। वो बैठ जाता था। और ये एक्सेप्टेंस जो है कि आपको हर बच्चे को जैसा ही, मतलब जी। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, तो हर बच्चे में कोई तो खूबी होगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो खूबी ढूंढने का जो प्रयास था, उसमें मुझे हीरे मिले सिर्फ, जी जी आज तक मिल रहे हैं। जी। जब बच्चों के साथ मैंने वो कैमलिन पेंट्स का कैंपेन मैंने बनाया, जी जी। सेम प्रोसेस, वर्कशॉप करता हूँ बच्चों के साथ। अगर कोई बच्चे में वो दिख गया मुझे, तो फिर मैं रीच आउट करता हूँ जी। कि आपका बच्चा आ सकता है क्या, जी। कर सकता है क्या। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, जी बिल्कुल। चिल्ड्रन फ्रेंडली तरीका है। वरना ये ऑडिशनिंग का जो झोल जी। है, आप जो लाइन देखेंगे जी जी। जहाँ जहाँ लगती है लाइनें, और अपने माँ बाप के पंख जी। मतलब वो बच्चों पे चिपका देते हैं। जी सही बात है, पेरेंट्स ज्यादा आक्रामक रहते हैं, रूप से बच्चों के आक्रामक, पीछे बहुत पड़ते हैं। बिल्कुल, और आज का जमाना तो बिल्कुल प्रतियोगिता का ही जमाना है, तो बहुत Dog eat मुश्किल dog है। है। जी, आपकी एक बेहतरीन फिल्म स्निफ आई, जिसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। ये भी बच्चों पर ही केंद्रित है। तो बस केंद्रित तो सभी, इवन साइना भी बच्चों पे ही केंद्रित है, साइना क्योंकि पर। साइना बच्ची तो थी ना कभी। जी, जी। तो वो जो बेटी साइना, वो बाद में बात करते जी हैं। जी, हम तो ये स्निफ जो है ना, ये एक अलग तरीका था, क्योंकि अजीब कहानी थी कि एक सरदार सिख बच्चा है जी जो सूंघ नहीं सकता, और उनके घर में जो उनका धंधा है, उनकी अचार की फैक्ट्री है। सूंघ नहीं सकता तो उसको टेस्ट भी समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। तो उसकी जो दादी है सुरेखा सीकरी, जी जी जिन्होंने वो किरदार निभाया, मेरी खास दोस्त थी चल बसी, तो वो ये कहती है कि हमारे धंधे में सूंघ न पाना देख न पाने के बराबर है। ओ तो ये हैंडीकैप हो गया ना, मतलब जी, इस तरह जी। से। और उस बच्चे के लिए इतने अपने घर में प्रार्थना होती है कि कुछ एक दिन उसकी जो नाक खुल जाए। तो ऐसे डिविनिटी है, ऊपर वाले का जो है शुक्र है कि एक दिन उसकी नाक खुलती है, और ऐसी खुलती है कि 5-5 किलोमीटर दूर वो सूंघ सकता है। ओह तो वो डिटेक्टिव बन जाता है। अच्छा। तो बिल्डिंग को जो जितना सोसाइटी में जो ये वो है, किसी ने
उसमें गाड़ी चोरी हो गई, ये हो गया। अच्छा, तो अच्छा। एक छोटा सा मतलब क्यूट सी फिल्म मैंने अटेम्प्ट की थी। जी। तो उसमें वो जो बच्चा था खुशमीत गिल, वो भी एक कहानी है। मैंने सारे गुरुद्वारों में बाहर अपने असिस्टेंट्स को भेजा पोस्टर्स के साथ कि किसी को अगर वर्कशॉप करना है अमूल गुप्ते के साथ तो संपर्क में आ जाइए। जी तो बिल्कुल। बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे सरदार बच्चे आए, लंबी लाइन इतनी लगी। मजा आया। नहीं, लंबी लाइन नहीं, सीधा जो आए अंदर आ हाँ, गए। जी। आओ और एनर्जी दूध पियो और जी। सैंडविच खाओ, समोसे खाओ, मजे करो, पेंटिंग करो, कुछ करो, ये करो। उसमें मुझे वो बच्चा हासिल हुआ, मेन बच्चा जो है। तो इस फिल्म में आपका लेखन भी है, निर्देशन भी है और एक्टिंग भी की है, और हर- प्रोड्यूसर भी नहीं, साथ। एक्टिंग नहीं की इतनी। हाँ। वो एक अपीयरेंस है, हिचकॉकियन अपीयरेंस है। जी, ओके। जिस तरह स्टैनली में अग्रेसिव एक्टिंग है वो हाँ, उसी तो की। छोटा सा, तो छोटा सा। तीनों काम एक साथ, ये कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? मतलब कुछ Actually विशेषण? वो सारे अंग हैं एक ही व्यक्ति के। जी। तो हाथ पैर जो है, तो एक पाँव जो है लेखन में डूबा है, एक पाँव डायरेक्शन में है, तीसरा एक्टिंग में। इतना कोई खतरनाक काम नहीं जी। है। और खासकर जब बच्चों के साथ रहता हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। बड़े बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं कि बच्चों से दूर रहो शूटिंग में, अच्छा। एक्टिंग में, मतलब फिल्म में ओहो। पालना मुश्किल है। मैं तो कहूँगा एग्जैक्टली ऑपोजिट, कि जानवर और बच्चे मेरे लिए बहुत ही कंफर्ट जोन के हैं। बिल्कुल। वो ये प्राउड वर्क जो अपने ईगो लेके आता है और सर के ऊपर बैठ जाता है, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, और जी। दिमाग का दही कर देता है, सही बात। वो मेरे लिए बहुत तकलीफ देना है। एक गाना सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना? शोलों पे चलना था, कांटों पे सोना था, और इतने सारे काम बाकी छोड़ के मैं चला, मैं शायर बदनाम। आपकी पसंद का ये गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। मैं शायर बदनाम, मैं शायर बदनाम, हो मैं चला, मैं चला महफिल से नाकाम, हो मैं चला, मैं चला, मैं शायर बदनाम। घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा, और एक चीज मिलेगी, टूटा खाली जाम, हो मैं चला, मैं चला, मैं शायर बदनाम। चलना था, कांटों पे सोना था, और अभी जी भर के किस्मत पे रोना था। जाने ऐसे कितने
बाकी छोड़ के काम हो मैं चला मैं शायर बदनाम रास्ता रोक रही है थोड़ी जान है बाकी जाने टूटे दिल में क्या अरमान है बाकी जाने भी दे दिल सबको मेरा सलाम हो मैं चला मैं शायर बदनाम हो मैं चला महफिल से नाकाम हो मैं चला मैं शायर बदनाम। फिल्म स्निफ की बात चल रही थी तो इस फिल्म में आपने सुरेखा सीकरी का जिक्र भी किया, तो सुरेखा सीकरी से जुड़ी हुई कोई खास बात आप बताएंगे हमारे श्रोताओं को? ओह यस, मतलब मैं तो उनकी इतनी इज्जत करता था, अमूल्य उनका जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो गोविंद निलानी की फिल्मों में हो या श्याम बेनेगल साहब की फिल्मों में हो। सुरेखा सीकरी को मैं 80 के शतक से जानता हूँ, जब हम सब जवान थे, और उनके जो शौहर थे हेमंत रेगे, सुरेखा और मैं और मेरा एक दोस्त शैलेश चंद्रकांत, जो नहीं रहा अभी, तो ये अभी ये तीनों नहीं रहे। ये चंडाल चौकड़ी की जो बात कर रहा हूँ जी, मैं ही बचा हूँ। तो ये हम लोग कितने डिस्कशंस, कितना कुछ, मतलब क्योंकि सुरेखा सीकरी मतलब उत्तरा भावकर, सुरेखा सीकरी, ये जो NSD के मनोहर सिंह जी, तो ये बहुत बड़े दिग्गज लोग, और उनके साथ संपर्क सुरेखा जी के साथ, तो वो मुझे बड़ी इच्छा हमेशा रहती थी कि किसी तरह अपनी फिल्म में मैं उनको पकड़ लूं, क्योंकि वो तो गजब का तारा है, गजब की उसको बालिका वधू उनके बाद, वो तो उनका टीवी जो है, मैं खैर टीवी इतना नहीं देखता, तो मुझे मालूम नहीं वो उनका रूप और उनका जो फिल्म रूप है कमाल का, गोविंद जी के साथ जो काम किया उन्होंने, और आई मिस हर, मैं बहुत बुरी तरह उनको धरती पे मिस करता हूँ। बिल्कुल। अमोल जी, आपने बच्चों की दुनिया के लिए बहुत लंबा काम किया है और कर रहे हैं, आपने जिक्र भी किया, बहुत संवेदनशीलता से, बहुत गहराई से अध्ययन किया है बच्चों की दुनिया को। आप अपने बचपन के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को, आपका बचपन कैसा था? कोई दिलचस्प बात? मतलब आप ये मेरी फिल्में हैं, जैसे तारे जमीन पर है, स्टैनली का डब्बा है, हवा हवाई है, स्निफ है, साइना है, और 2 पब्लिक सर्विस फिल्म्स हैं, 1 इडियट और रिटर्न ऑफ वन इडियट। यहाँ जहाँ भी आपने बच्चा देखा, आप सोचिए कि मैं अपने बचपन से ही उसको लाके उधर पटक रहा हूँ उस कथानक में, क्योंकि मैं अपने बचपन से बाहर ही नहीं निकला आज तक। अभी वो इतना मुझे डर है कि ये भीमानगर इतना जो मेरा गढ़ था, जहाँ मेरा बचपन बीता, जितनी गोटियां खेली और जो ईटी डांडू जो हम लोग खेले, अभी तो खैर वो सब है नहीं, कबड्डी खो खो वगैरह। और 188 फ्लैट्स में तब हम दो हमारे दो नहीं था, कोई हम दो हमारे 6 थे, कोई हम दो हमारे 4 थे, एक तो हम दो हमारे 9 थे। तो बच्चे सोचिए कितने थे जी। तब 188 फ्लैट में जैसे 2 टीवी थे, वैसे ही 2 गाड़ियां थी सिर्फ। अच्छा। अब हर फ्लैट की 2-2 गाड़ियां। तो जो स्पेस था खेलने कूदने का, झाड़ बंदर जैसी गेम कि जब आप सब चढ़ जाते हो और एक पे डेन आता है जिसको चढ़ के आपको छूना है ताकि आप आउट हो, और जब तक आप लास्ट को छुएंगे नहीं तब तक वो डेन बदलेगा नहीं। तो महीनों महीने किसी के बेचारे मजबूर पे
गड्ढे आ जाता था जी। तो उसको हम लोग बहुत सताते थे। जी जी। तो ऐसा होता था, कभी मैं इस तरफ कभी मैं उस तरफ। और जो गटर थे उसमें जो मछलियां घूमती थी वो आपने तारे ज़मीं पर में देखा। जी जी और जी। बहुत सारी दृश्य है, चीजें हाँ जी। जो मेरे बचपन की चीजें हैं, जो मेरे हिसाब से इस तरह का बचपन सिर्फ बहुत अच्छे नसीब वाले को ये अमूल्य बचपन मिलता है। तो मेरे लिए वो भंडार है, वो एक खजाना है। तो जी। बस खोलो, पेटी निकालो और चित्रपट में डालो। जी, क्या बात है। और हमें लगता है कि ऐसे जीवन वाले दुनिया के सबसे समृद्ध प्राणी मान सकते हैं, क्योंकि बचपन को जिस तरह जिया आपने फिल्मों में उड़ेला है और जो बताते हैं वो एक जमाना था, अब वो बचपन है नहीं। तो बचपन के दिनों को याद करते हुए कोई गाना आप सुनवाएंगे श्रोताओं को? सीधा साधा स्ट्रेट वही होता है, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते उड़ते तितली। तितली बन। सुनते हैं सुजाता फिल्म का ये गाना। बिमल रॉय जी। अब अमूल जी आपकी उस फिल्म पर आते हैं साइना, जिसके गाने खूब सुने जाते हैं, जिसमें एक गाना मेरा भी बेहद पसंदीदा गाना और मैं भी विविध भारती से अक्सर बजाती हूँ। एक प्रोग्राम है भारत की गूंज जहाँ नए गाने बजाए जाते हैं, तो विविध भारती से अक्सर बजता है। गानों की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम फिल्म के बारे में। साइना नेहवाल के जीवन पर बनी ये फिल्म है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म है आपकी, लेखन निर्देशन आपका। वो जेंडर फिल्म है, ये जो लड़की वर्ग है उनको बढ़ावा देने वाली तो एक बेटी
जी जी। जो हम लोग सब कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, तो ऐसी बेटी जब 2015 में दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन प्लेयर बनी जी। फरवरी में, तो मैंने मार्च में तय कर लिया कि अगर कोई इंस्पायरिंग बायोपिक अगर हो तो वो साइना नेहवाल जितना सॉलिड नहीं होगा दूसरा कोई। जी। तो वो मेरे दोस्त थे, उनके पास राइट्स आ गए, जी हाँ। उनके फिल्मिंग राइट्स। सुजय जयराज जो है, मेरा बेटा उस जमुनाबाई नरसी स्कूल में पढ़ता था कुछ समय के लिए, तो उसके जो चेयरपर्सन थे सुजय जयराज और जयराज भाई ठक्कर, तो उनके पास वो राइट्स थे। तो उनके साथ हाथ मिला के मैंने कथा लिखना शुरू किया। कथा तो खैर तो उनके जीवन कथा है उनकी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो चिल्ड्रंस फिल्म ही है, बेटी की फिल्म है। अभी जैसे ईशान लड़का है, स्निफ में लड़का है, अर्जुन हरिश्चंद्र वाघमारे हवा हवाई लड़का है। तो ये एक लड़की पे जो फिल्म जितनी आपको सेंसिटिविटी होनी चाहिए अबाउट जेंडर, और वो दिखाना चाहिए कि मतलब वो फिल्म की शुरुआत ही ऐसे होती है जब वो साइना कहती है कि जब मैं पैदा हुई तो मेरे हाथ में थमा दी तलवार, कड़छी तवे के बदले माँ ने मुझे बैडमिंटन का रैकेट थमा दिया। वरना ऐसा होता है कि लड़के लड़कियों को सिखाया पढ़ाओ और लड़की चूल्हा फूके। तो ये जो विवरण है ऑफ अ सक्सेसफुल फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू बी अ वर्ल्ड नंबर 1, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इंस्पायरिंग उस टाइम जो वाकया हुआ व्हेन शी बिकेम वर्ल्ड नंबर 1, तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल था। और इसीलिए वो जो छोटी साइना, अगर आपने फिल्म देखी हो तो वो इंडिया नंबर 1 है बच्ची, वो एक्टर नहीं है। नायशा भटोए अब बड़ी हो गई है, अब वो वर्ल्ड नंबर 7-8 पे है। वो जाती है इधर कोपनहागन और यहाँ वहाँ जाके झंडे गाड़ के आती है। वो एक्टर नहीं है, पर हर बच्चा एक्ट कर सकता है। उसको करना क्या है, उसको छोटी साइना का एक्टिंग करना है। जी जी। और मेरे लिए वो जो उसका जो बचपन का पर्व है साइना का, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो नींव है, वो बेस है, उसके ऊपर बड़ी साइना हुई। जी जी। उसकी माँ की जो मशक्कत है, उनका जो रिजॉल्व है, जो कर्मठता है माँ की। सिंपल लोग हैं, घर में अभी तक इतना बड़ा मकान है उनका हैदराबाद में, लेकिन डॉक्टर हरवीर सिंह नेहवाल उनके पिताजी और उषा रानी नेहवाल उनकी माँ, तीसरा आदमी नहीं दिखता, नौकर नहीं दिखता इतने बड़े बंगले में। गया तो इतना गर्मा गर्म आलू पराठे खुद अपने हाथ से, अच्छा, और सफेद बटर, ये उनकी वो कभी छोड़ा नहीं उन्होंने जी। अपना ये जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है वो कभी नहीं छोड़ा, इसीलिए बच्ची इतनी सॉलिड हो गई। जी जी। तो उस पे तो लिखना ही था, बनाना ही था, और बाकायदा अमाल मलिक ने इतना संगीत है उनका। तो इस गाने के बारे में कुछ बताइए और फिर ये गाना हम सुनवाते हैं। कौन सा? चल वहीं चले। चल वहीं चले, मतलब सुनते ही आंखों में पानी आ जाता, क्योंकि वो जिस तरह से माँ ने अपने बेटी को देखा है, वो कोई पपेट नहीं है, वो कोई कठपुतली नहीं है। वो जिस तरह से अपनी जान फूंक रही है अपनी बेटी में, और जो कमाल के शब्द उन्होंने, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला जी। मनोज मुंतशिर जी। तो कैसे बना, उसकी कुछ रचना प्रक्रिया बताएंगे? रचना प्रक्रिया इतनी सिंपल थी कि इंस्पिरेशनल सॉन्ग चाहिए था। एक लोरी है जो ओरिजिनल जो गाई है, वो एक कॉमन आवाज है, वो श्रेया की आवाज नहीं है। अच्छा, यहाँ पर श्रेया घोषाल की आवाज नहीं, फिल्म में भी जो बचपन में वो जो उसको लोरी सुनाती थी जी जी, वो एक कॉमन माँ की आवाज हमने ली थी। अच्छा। और जब वो बड़ी हो जाती है और जब माँ एक्सीडेंट में ऐसे क्रिटिकल है, तब वो बेटी के ऊपर वो जो प्रेशर आता है, उसमें वो असली बड़ा गाना बजता है। वरना वो सिंपल जैसे लोरी सुनाते हैं, वो उस फॉर्म में है पहली बार जब वो बजता है फिल्म में। वो तो है ही, वो इंस्पिरेशनल होना चाहिए और होपफुल होना चाहिए था गाना। ये नहीं है कि आप अपने जो एम्बिशंस उसके कंधे पे बांध रहे हो, आप उसको एक नया सवेरा दिखा रहे। क्या बात है। तो वो गाने के शब्द ही ये बताते हैं जिस तरह से, मतलब उसका भाव यही है कि जहाँ ये परेशानी ना हो, ये ना हो, चल वहीं चले जहाँ पे खूबसूरत हवा, मतलब जहाँ चांद की तस्वीर झील में हो, इस तरह जी, झीलों में। तो यहाँ पर चल वहीं चले ये वाला गाना सुनते हैं। सुनते जहाँ सांसों ने दौड़ लगाई नहीं, जहाँ नींदों से कोई लड़ाई नहीं, जहाँ पेड़ों का साया नदी तक है, जहाँ झीलों में
लोग जीने से डरते न हो, चल वही चले, चल वही चले, न जाते हो जहां जहां के रास्ते, चल वही चले, चल वही चले, न जाते हो जहां जहां के रास्ते। बेफिकर अपने घर से निकल, रास्ता दिल को तेरे पता है, राह में शाम होगी कहाँ, ये मुसाफिर कहाँ सोचता है, जहाँ मुस्कुराने के हो सौ बहाने, चल वही चले, चल वही चले, न जाते हो जहां जहां के रास्ते, चल वही चले, चल वही चले, न जाते हो जहां जहां के रास्ते। जाने माने लेखक, निर्देशक और अभिनेता अमोल गुप्ते से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का अगला भाग सुनिएगा आज के मेहमान कार्यक्रम में अगले हफ्ते। आज के मेहमान।